जी नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है हमारा काल, और काल में वर्तमान काल के भेद और भविष्यत काल के कुछ भेदों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब जो हमें कराना है वो भविष्यत काल का तीसरा और लास्ट भेद कराना है। तो इससे पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने जो चीज़ें शुरू की वो था दूसरा काल। हम पढ़ रहे थे भविष्य या भविष्यत काल के भेद। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। इनमें से एक होता है सामान्य भविष्यत काल। दूसरा होता है हेतुमद भूतकाल। हेतुमद भविष्यत काल। और एक तीसरा होता है संभाव्य भविष्य। संभाव्य भविष्यत काल। इसमें कोई डाउट नहीं है कि भविष्यत काल के अंतर्गत केवल 3 ही भेद होते हैं। 4 का, 5 का या 2 का इसमें कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि भाषा वैज्ञानिक और व्याकरण शास्त्री सभी पूर्ण रूप से सहमत है कि भविष्यत काल के 3 ही भेद होते हैं। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर जब कार्य आने वाले समय में होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? भविष्यत काल। जहाँ कार्य का न तो आरंभ होना पाया जाए और न प्यारे दोस्तों कार्य की समाप्ति का आभास हो, तो वहां पर भविष्यत काल होता है। भविष्यत काल की अपने आप में 3 डेफिनेशन है। जहाँ पर कार्य आरंभ ही ना हुआ हो वो भी क्या कहलाता है? भविष्यत काल। जहाँ कार्य आरंभ होना और उस कार्य की समाप्ति न पाई जाए वो भी भविष्यत काल। और जहाँ आगे आने वाले समय में प्यारे दोस्तों कार्य स्टार्ट हो, काम स्टार्ट हो, क्रिया स्टार्ट हो, तो उस काम, क्रिया और कार्य को हम क्या कहते हैं? भविष्यत काल। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये चीजें हमने कर ली है अपनी दोनों कंप्लीट। हमारा सामान्य भविष्य भी हो गया है और हेतु भविष्य भी हो गया है। अब हमें जो आज करना है वो है हमारा संभाव्य भविष्य। और ये तीसरा भेद जो है हमारा संभाव्य भविष्य। संभाव्य भविष्यत काल। इस संभाव्य भविष्यत काल की कंडीशन क्या है? वाक्य में क्रिया आने वाले समय में होने की वाक्य में क्रिया के आने वाले समय में होने की संभावना होती है। जहां किसी क्रिया के भविष्यत काल में होने की संभावना
प्रकट हो, संभावना प्रकट हो। तीसरा, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में क्रिया के होने की संभावना होती है, वो क्या कहलाता है? संभाव्य भविष्य। चौथी और लास्ट जो सबसे बेहतरीन कंडीशन इसमें है वो है भविष्यत काल की क्रिया के साथ भविष्यत काल की क्रिया के साथ शायद हो सकता है, लगता है, कदाचित और संभव है आदि संभावना को प्रकट करने के लिए शब्द प्रयुक्त होते हैं, ये चार कंडीशन हैं। इनमें से कोई सी एक कंडीशन को अगर आप याद रख लो तो आप प्यारे दोस्तों इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच रही है और बोर्ड पे लिखी गई तमाम चीज़ें अगर आपको क्लियर दिखाई दे रही है तो आप में से कुछ स्टूडेंट एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। जी, गिरिराज, धर्मेंद्र, सूरज, अभिनव, मोहित, राकेश, सत्यम, आकाश, मुनेश, पंकज, अश्विनी, रितु। चलो अच्छा है। एक स्टूडेंट कह रहा है सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अब हिंदी का जो डर है वो दूर हो गया। देखो, डर भी कई बार हमें कामयाबी दिलाता है, डरना जरूरी होता है। आपने नई चीजें सीखी हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन अगर आप डरना बंद कर दिए तो समस्या हो सकती है, क्योंकि जहां डर नहीं है वहां ओवर कॉन्फिडेंस होता है और ओवर कॉन्फिडेंस में चीजें हो जाती है गलत। और इसका जीता जागता जो उदाहरण है प्यारे दोस्तों, वो कल शाम को आपको मिला। कल शाम को जो 9:30 बजे हिंदी भाई अरुण सर जो यूट्यूब चैनल है हमारा, उस पे जो मैंने क्लास दी तो वहां मैंने अचानक 100 क्वेश्चंस बच्चों को कराए और उस 100 में से लगभग जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे और जो ये मानते थे कि हमारा हिंदी कंप्लीट हो गया, उसका स्कोर 60 भी नहीं जा पाया। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों, मेरे कहने से आप एक बार हिंदी के सही लेवल को परखने के लिए, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें तैयार की है, बहुत दिन से आप पढ़ भी रहे हो, लेकिन मेरे कहने से आप एक बार जो कल शाम को मैंने हिंदी भाई अरुण सर महामैराथन टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण पर्सन इस टाइटल से एक वीडियो मिलेगी आपको हिंदी भाई अरुण सर पर, एक बार वे क्वेश्चन करके देखना, स्पीडोमीटर लगाना और 1 घंटा 40 मिनट की क्लास है, कोशिश करना 40 मिनट में ही आप उसको बहुत अच्छे से कवर कर लो। लेकिन आंसर आपको खुद देना है, साथ में रजिस्टर रख के ये देखना है कि आप कितना कर पा रहे हो। मेरा काम है आपको सिखाने का और मैं आपको सिखाता रहूंगा, लेकिन प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान भी रखना पड़ेगा कि वहां जो क्वेश्चंस की वेराइटी है, किस तरह का क्वेश्चंस का लेवल है, किस तरह की क्वेश्चंस की वेराइटी है और कैसे एक क्वेश्चन से पूरे टॉपिक की नॉलेज चेक होती है, उसमें वो सारी चीजें मैंने रखी है। बहुत ही बेहतरीन पेपर है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सारे टॉपिक से मैंने क्वेश्चन लिए हैं। वो अगर आप उसमें से 50% भी कर पाते हो तो समझो आपकी समझ बहुत अच्छी है।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जानबूझ के टफ क्वेश्चन है, वो आज की डेट के क्वेश्चन है जो 2021 और 22-23 के एग्जामों में जो पूछे जाने हैं, जो ट्रेंड अभी चला है क्वेश्चन को पूछने का ऑनलाइन और ऑफलाइन, वो ट्रेंड है। आप क्या करते हो, कोई भी सैंपल पेपर कहीं से उठा के लगा लिया, मॉडल पेपर लगा लिया, वहां से रिवीजन नहीं हो सकता है, वहां से आपको कॉन्सेप्ट की अवधारणा की समझ नहीं होगी। तो इसलिए चीजों को आप यहाँ लॉजिकली समझो और वहां जाके आप इंप्लीमेंट करो, प्रैक्टिस करो। हाँ देखो, जिसका एग्जाम है उसी के लिए पढ़ा रहे हैं, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसका एग्जाम ना हो। और इसमें आपको दो चीजें एक साथ करनी पड़ेगी। एक तो यहाँ लगातार जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, मैंने आपको अभी वाक्य कराया, वाच्य कराया, उससे पहले तमाम टॉपिक लिए। अब आपको प्रैक्टिस के लिए हिंदी भाई अनुसार जो यूट्यूब चैनल है उस पर मैं कंटिन्यू 2 बार टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराया हूँ। एक बार मैंने हर टॉपिक के 60 बेहतरीन क्वेश्चन लिए, जैसे आपने वाक्य कंप्लीट किया, वाच्य कंप्लीट किया। अब आप वहां जाके उन 60 क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो और ये देखो क्या आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। वहां आंसर नहीं देखना है, आंसर की को देख के आंसर आपको नहीं देने हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, अभी भी एक मैं दूसरी सीरीज लेके आया हूँ विजय भाव, उसमें भी टॉपिक वाइज चीजें हो रही है। आप जब भी फ्री हो तब आप उन क्लासों को स्पीडोमीटर लगा के सुनो। लाइव रह सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रह सकते तो आप बाद में उनको सुनो कम समय में, जिसका एग्जाम नजदीक है। मैं ये कहूंगा जिसका एग्जाम नजदीक है वो लाइव ना रहे यूट्यूब पे, वो उसमें बाद में जो रिकॉर्डिंग वीडियो है उसको सुने, ठीक है, स्पीडोमीटर लगा के। और उसमें सारी चीजें जो जो भी हम करा रहे हैं, हर तरह के क्वेश्चंस की वेराइटी। हालांकि आपको ये ध्यान रखना है, मैं जो यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ वो अलग है, ऐप पे पढ़ाता हूँ वो चीजें अलग है, और जो बुक में होता है वो मेरी अलग है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि सारी चीज आप करोगे तभी सिलेक्शन लोगे। अगर आपने सही तरीके से ढंग से यहाँ पे पढ़ लिया और जो मैंने पीडीएफ आपको दी है उन पीडीएफ के आपने क्वेश्चन कर लिए पढ़ने के बाद, आपको दाएं बाएं कहीं भी समय देने की आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन समस्या क्या होती है, मना करने के बावजूद भी बच्चे फिर भी इन्वॉल्व होते हैं। तो फिर मैं ये चाहता हूँ कि जब आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो ही रहे हो, आपके पास इतना टाइम है, तो क्यों ना आप अच्छी चीजों के साथ जुड़ो और वहां से सही तरीके से अपनी तैयारी कर पाओ। संभाव्य भविष्यत काल के अंदर वाक्य में क्रिया के आने वाले समय में होने की संभावना होती है। ये स्टेटमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं जहां किसी क्रिया के भविष्यत काल में होने की संभावना प्रकट हो, ऊपर वाली बात ये नीचे है, बस थोड़े से शब्दों का हेरफेर है। और मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं हर तरह के प्यारे दोस्तों IQ लेवल के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। अब एक बच्चा तो इसी से समझ जाएगा कि संभाव्य भविष्य की कंडीशन क्या है, कि वाक्य में क्रिया के आने वाले समय में होने की संभावना है, जहां किसी क्रिया के भविष्यत काल में होने की संभावना हो। अब संभावना तो प्यारे दोस्तों वर्तमान में भी होती है, लेकिन आप बार बार एक चीज को करो कि भविष्यत काल में होने की संभावना कह रहा है, यहाँ आने वाले समय में होने की संभावना कह रहा है। तो ये आने वाले समय में होने की संभावना की जो बात हो रही, उसी को तो हम भविष्यत काल कह रहे हैं। बात तो एक ही हुई ना। तो संभावना तो वर्तमान में भी है, संभाव्य वर्तमान भी तो होता है, लेकिन वहां क्रिया वर्तमान की होगी, वहां चल रहे समय में क्रिया का होना पाया जाता है और उसमें संभावना प्रकट करते हैं। यहाँ क्रिया स्टार्ट ही नहीं हुई है, आने वाले समय में क्रिया होगी, उसमें संभावना कर रहे हैं। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में क्रिया के होने की संभावना प्रकट होती है, आप केवल संभावना पे फोकस नहीं करोगे, भविष्य में क्रिया के होने की संभावना, दो चीज है। आने वाले समय में अर्थात भविष्य में क्रिया के होने की संभावना है। भविष्यत काल की क्रिया के साथ जब शायद, भविष्यत काल की क्रिया के साथ जब शायद, हो सकता है, लगता है, कदाचित या संभव है आदि संभावना को प्रकट करने के लिए शब्द प्रयुक्त होते हैं, तो वो भी क्या बन जाता है, संभाव्य भविष्य बन जाता है। क्या बन जाता है, संभाव्य भविष्य। क्लियर। तो राइट आंसर क्या हुआ प्यारे दोस्तों, राइट आंसर ये हुआ कि संभाव्य भविष्य में क्रिया आने वाले समय में होगी
और उसमें संभावना को प्रकट करने के लिए शायद, हो सकता है, लगता है, संभव है शब्दों का प्रयोग होगा। कैसे प्रयोग करेंगे? शायद मैं कल क्लास नहीं ले पाऊंगा। हो सकता है आपका कोर्स अक्टूबर में समाप्त हो जाए। लगता है शाम को बारिश हो जाए। संभव है आप आपकी परीक्षा नवंबर या दिसंबर में हो। कदाचित वह नहीं आएगा। इन पांचों के पांचों सेंटेंस में संभावना है अर्थात पॉसिबिलिटी, लेकिन साथ के साथ आने वाले समय में कार्य के होने की संभावना को प्रकट किया गया। क्लियर? तो आपको यह ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, यहां पर शायद, हो सकता है, लगता है, संभव है और कदाचित का प्रयोग हुआ। ये जरूरी नहीं है इनका प्रयोग सेंटेंस के आरंभ में ही हो, सेंटेंस के बीच में भी हो सकता है, वाक्य के बीच में भी शायद, हो सकता है, लगता है, संभव है, कदाचित का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी प्यारे दोस्तों कि यहां पर आने वाले समय में कार्य के होने की संभावना व्यक्त की गई है। मैं कल क्लास नहीं ले पाऊंगा, तो कल का मतलब है यहाँ आने वाला कल, क्योंकि यहाँ क्या ले पाऊंगा आने वाले समय में बता रहा है। आपका कोर्स अक्टूबर में समाप्त हो जाए, ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है अब अक्टूबर आपका चल रहा है, लेकिन जो बचा हुआ समय अक्टूबर का उसकी बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे समाप्त हो जाए आने वाले समय की बात। लगता है शाम को बारिश हो, तो शाम अभी आने वाली है, आने वाले समय की बात कर रहे हैं, अभी सुबह है, लगता है शाम को बारिश हो। तो जब सुबह को मॉर्निंग में कहा जा रहा है तो शाम को बारिश हो, तो क्या है, आने वाले समय की बात हो रही है। संभव है आपकी परीक्षा नवंबर या दिसंबर में हो, अक्टूबर चल रहा है, नवंबर और दिसंबर में प्यारे दोस्तों क्या है, आने वाले समय की बात कर रहे हैं। कदाचित वह नहीं आएगा, तो यहाँ पे भी प्यारे दोस्तों का आगे गी का प्रयोग है। कदाचित वह नहीं आएगा, आने वाले समय की बात हो रही है, तो वो नहीं आएगा। अगर वो आया हुआ तो वो नहीं कहता कि वह नहीं आएगा। तो यहाँ इन सभी सेंटेंसों में आने वाले समय में क्रिया के होने की संभावना प्रकट की गई है, जिसकी वजह से ये क्या कहलाए, संभाव्य भविष्य कहलाए। ध्यान आपको ये रखना है, क्योंकि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल में जैसे सामान्य वर्तमान होता है ऐसे सामान्य भविष्य भी होता है और सामान्य भूतकाल भी होता है। जैसे प्यारे दोस्तों अपूर्ण वर्तमान काल होता है ऐसे ही अपूर्ण भूतकाल भी होता है। जैसे हेतु हेतुमद भविष्यत काल होता है ऐसे हेतु हेतुमद भूतकाल भी होता है। और सेम ऐसे जैसे संभाव्य वर्तमान होता है यहाँ संभाव्य भविष्य भी होता है।
लेकिन दोनों में अंतर है। एक में क्रिया चल रहे समय में होने पाई जाती है, एक में बीते हुए समय में क्रिया का होना पाया जाता है, और एक में आने वाले समय में क्रिया का होना पाया जाता है। तो जहां आने वाले समय में क्रिया का होना पाया जाए और प्यारे दोस्तों संभावना को प्रकट करने के लिए किसी शब्द का प्रयोग हो, उसी को कहेंगे हम संभाव्य भविष्य। और जहां चल रहे समय में क्रिया का होना पाया जाए और संभावना दिखाई जा रही हो, उसको कहेंगे हम संभाव्य वर्तमान काल। इसके बाद भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 भेद। भूतकाल के भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं भूतकाल के। एक तो हमारा प्रश्न यही बनता है कौन कौन से भेद होते हैं भूतकाल के। एक होता है सामान्य भूतकाल। कौन सा होता है? सामान्य भूतकाल। दूसरा होता है प्यारे दोस्तों आसन भूत। आसन भूत, इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं पूर्ण वर्तमान। क्या कहा जाता है? वर्तमान में कोई कार्य पूरा नहीं हो सकता, इसीलिए इसका नाम रखा आसन भूत। तीसरा होता है पूर्ण भूतकाल, इसको पूर्ण भूत भी बोलते हैं। एक होता है अपूर्ण भूत। क्या होता है? अपूर्ण भूत। और 5वां होता है संदिग्ध भूत। क्या होता है? संदिग्ध भूतकाल। और एक 6 होता है हेतु हेतुमद भूतकाल। हेतु हेतुमद भूतकाल। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, अब मैंने ये क्यों बताया कि ये भूतकाल के ये 6 भेद होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से किसी भी टॉपिक से प्रश्न बनते हैं मैं उसी की चर्चा करता हूँ। पहला प्रश्न हमारा है भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 6 या 7? तो राइट आंसर है भूतकाल के 6 भेद होते हैं। इस पर भी किसी व्याकरण शास्त्री भाषा वैज्ञानिक का कोई भी मतभेद नहीं है। तो भूतकाल के 6 ही भेद होते हैं। वर्तमान में समस्या है, मूल भेद वर्तमान के 3 है, प्रयोग करते हैं हम 5 प्रकार के वर्तमान का। इसके बाद इनमें से कौन सा निम्नलिखित में से भूतकाल का भेद नहीं है? इन 6 को छोड़ के जो भी आ जाए वो भूतकाल का भेद नहीं है। जैसे एक दे देगा आपको ऑप्शन में संभाव्य भूतकाल। क्या दे देगा? संभाव्य भूतकाल। तो संभाव्य भूतकाल भूतकाल का कोई भेद है ही नहीं। भूतकाल में कार्य के होने की संभावना रहती ही नहीं है, तो संभाव्य भूतकाल होता नहीं। एक दे देगा आपको तात्कालिक भूतकाल। तात्कालिक प्यारे दोस्तों केवल वर्तमान होता है, वो भूतकाल का भेद होता ही नहीं है, तो ये भी भूतकाल का भेद नहीं है। तो ये संभाव्य वर्तमान हो सकता है, संभाव्य भविष्य हो सकता है, तात्कालिक केवल वर्तमान होता है। तो ये दोनों के दोनों भूतकाल के भेदों में नहीं आते। फिर कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा भूतकाल का भेद है? इन 6 में से जो आ गया भूतकाल का भेद है, और इन 6 में से जो नहीं आया वो भूतकाल का भेद नहीं है। 2 क्वेश्चन तैयार। तीसरा देखो क्या दिक्कत है। सामान्य वर्तमान भी होता है, भूत भी होता है और भविष्य भी होता है। कंफ्यूज मत होना। वहां जब सेंटेंस देगा तो हो सकता है वो सामान्य वर्तमान भूत और भविष्य 3 ऑप्शन यही दे दे। तो जब बीते हुए समय में कार्य हुआ तो वो सामान्य भूतकाल, आने वाले समय में कार्य होगा सामान्य भविष्यत काल, और प्यारे दोस्तों चल रहे समय में कार्य हुआ तो सामान्य वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान भी होता है, भूत भी होता है, भविष्य भी होता है। ऐसे ही पूर्ण वर्तमान भी होता है, पूर्ण भूतकाल भी होता है। ऐसे ही अपूर्ण भूतकाल भी होता है, अपूर्ण वर्तमान काल भी होता है। इस अपूर्ण वर्तमान काल को ही हम तात्कालिक वर्तमान कहते हैं। संदिग्ध वर्तमान भी होता है और संदिग्ध भूतकाल भी होता है। और संदिग्ध और संभाव्य दोनों अलग अलग चीज है। संदिग्ध में संदेह रहता है, संभावना में पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है। हेतु हेतु भूतकाल भी होता है और हेतु हेतु भविष्य भी होता है। आपको थोड़ा सा फोकस इस बात पे करना है कि वो बात हेतु हेतु भूतकाल की कर रहा है या हेतु हेतु भविष्य की, वो संदिग्ध वर्तमान की बात कर रहा है या भूतकाल की। अंतर तीनों में यही है, एक में चल रहे समय में कार्य का होना पाया जाता है, एक में बीते हुए समय में कार्य का होना पाया जाता है, और एक में आने वाले समय में कार्य का होना पाया जाता है। अब हम एक एक को लेंगे कि इनकी कंडीशन क्या है। जैसे पहला है हमारा सामान्य भूत। सामान्य भूत का मतलब है सामान्य भूतकाल। क्या कंडीशन है जिसकी?
क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में सामान्य रूप से बीते हुए समय में सामान्य रूप से क्रिया का होना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम? सामान्य भूतकाल। जब वाक्य में क्रिया के स्वरूप से ये पता न चले कि कार्य को समाप्त हुए कितना समय बीत गया है, तो वो भी क्या कहलाता है? सामान्य भूतकाल। क्या कहलाता है? सामान्य भूतकाल। इसके बाद सामान्य भूतकाल की क्रिया का स्वरूप। क्या स्वरूप रहेगा सामान्य भूतकाल की? मूल क्रिया होगी, जिसको हम क्या कहते हैं? धातु भी कहते हैं। और उस धातु के बाद में आ, ई, या, ये, ई में से कोई एक होगा, तो वो क्या बन जाती है? सामान्य भूतकाल की क्रिया। ये आपको ध्यान रखना है। नहीं, डेली क्लास का पीडीएफ नहीं देते हैं, पीडीएफ सारी एक बार ही दे चुके हैं। समस्या ये है कि आपको केवल चाहिए, ठीक है, आप ये कोशिश करते ही नहीं हैं कि आपके पास क्या क्या चीज है। सच्चाई बताऊं, आपको एक क्लास लेने की भी आवश्यकता नहीं थी। अगर आप दो चीज कर लेते हैं, आपको दो पीडीएफ दी गई है, एक क्लास नोट्स के रूप में और एक प्रिंट्स नोट्स के रूप में। प्रिंट्स नोट्स में पूरी की पूरी बुकलेट है 84 पेज की, और क्लास नोट्स के रूप में 68 पेज की आपको क्लास नोट्स है। उसमें जो भी मैंने वाक्य के बारे में लिखा है, जो भी वाक्य के बारे में लिखा है, जो भी मैंने एग्जाम्पल दिए, और जो भी मैं यहाँ प्यार दोस्तों काल के बारे में लिख रहा हूँ, वो सारे का सारा ऑलरेडी आपको मेरी हैंड राइटिंग में लिखित आपके पास, जब आपने बैच परचेज किया तब तक आपके पास पहुंच चुका था। लेकिन समस्या है कि हमें केवल चीजों को इकट्ठा करना है, पढ़ना नहीं है। पढ़े होते तो उनको खोल के आप जरूर देखे होते। तो समस्या यहाँ यही है। मेरी किसी भी बात का बुरा नहीं मानना, क्योंकि जब तक स्टूडेंट को सही रास्ता नहीं दिखाएंगे, डांटेंगे नहीं, इस तरह से नहीं बोलेंगे, तब तक वो अलर्ट नहीं होगा। और ये सच्चाई है, ये एक हमारी मानसिक क्रिया है कि मान के चलो हमारे अंदर ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, ऐसी बहुत सारी प्यारे दोस्तों ग्रंथियां होती है जो अस्वाभाविक होती है। लेकिन वो स्वाभाविक चीजें कब बनेगी? जब माँ बाप, कोई टीचर या कोई सीनियर आपको डांटेगा, जब आपको कहेगा ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करना है, और जब आपको पता चलेगा कि नहीं ये बात सही है, इनके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो इनसे फायदा लिया जा सकता है, तो वे बात कम समझ में आती है। और वो कम तब समझ में आती है जब आदमी अपना करके थक चुका होता है, तब वो दूसरे का भरोसा करता है। इसीलिए आप अपना करके थको, उससे पहले ही आप दूसरे का भरोसा कर लो, क्योंकि हमारा सुबह से शाम तक यही काम है। मैंने यहाँ क्या लिखा है? ये 3 कंडीशन लिखी, सेम शब्द और सेम कंडीशन इसी तरह क्लास नोट्स के रूप में आपको दे चुका हूँ। इसलिए यहाँ केवल समझने की जरूरत है, नोट करने की जरूरत नहीं है। नोट्स तो आप खुद बनाओ अपने हाथ से। कैसे? यहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद, और साथ के साथ जो क्लास नोट्स आपको दिए गए उसकी मदद से जब आप प्यारे दोस्तों अपने खुद के नोट्स तैयार करोगे, वो आपके काम आएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या है प्यारे दोस्तों? क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में सामान्य रूप से क्रिया का होना पाया जाता है, वो सामान्य भूतकाल की कहते हैं। एक तो क्या चीज है? बीते हुए समय में,
और फिर क्या है सामान्य तरीके से, सामान्य रूप से, तो वो क्या कहलाया अपने आप में सामान्य भूतकाल। जब वाक्य में क्रिया के स्वरूप से ये पता न चले कि कार्य को समाप्त हुए कितना समय बीत गया है, थोड़ा समय हुआ है या वो समय बहुत ज्यादा हो चुका है, या फिर दोस्तों क्लियरिटी नहीं है कि कितना समय हुआ, कितनी देर पहले क्रिया हुई, तो समझ लो वो क्या कहलाएगा, वो सामान्य भूतकाल का सेंटेंस कहलाएगा। या फिर आप तीसरी कंडीशन अप्लाई करो, कौन सी, मूल क्रिया अर्थात धातु होगी, मूल क्रिया को ही हम धातु कहते हैं, जो क्रिया का सबसे छोटा रूप होता है। इसके बाद उसमें क्या होगा, आ, ई, या, ये में से कोई एक लगा होगा, तो वे सारे क्या कहलाएंगे, हमारे सामान्य भूतकाल की क्रिया का स्वरूप कहलाएंगे। अब सामान्य भूतकाल की क्रिया कहाँ होगी, कैसे, अब ये सेंटेंस में देखिए, राम ने रावण को मारा। प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास लिखा। भारत ने पाकिस्तान पर बम गिराए। अमेरिका ने ईरान पर मिसाइल गिराई। मैं घर आया। चलो जी, 5 सेंटेंस हैं। क्रिया का स्वरूप पहचानिए और बताइए कैसे आप करोगे। वेरी गुड। कैसे करोगे दोस्तों, मैं बहुत बार आप लोगों को समझाता हूं, लेकिन आप लोगों की समझ में नहीं आती, ठीक है। और ये जब दिमाग में चीजें चल रही होती है, पेपर कब होगा, डेट पेपर की क्या है, वैकेंसी कब आएगी, हमारा सिलेबस क्या है, ठीक है, इसके साथ साथ प्यारे दोस्तों भर्ती कब निकलेगी, ये जिसके दिमाग में क्वेश्चन आ गए, इसका मतलब यह है कि वो जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है, उसको फाइनली भर्ती नहीं होना है। वैकेंसी जब आनी है वो आ जाएगी अरविंद, आप अपने आप को तैयार करो। पहला पॉइंट, स्टूडेंट लाइफ में ना कुछ प्यारे दोस्तों आज तक दिक्कत यही है कि संस्कार देने के लिए और बहुत सारी चीजों को बताने के लिए पुस्तकें लिखी गई, लेकिन स्टूडेंट को क्या नहीं करना है। अगर इस चीज के बारे में कोई पुस्तक लिखी जाए तो मैं मानता हूं कि भारतीय विद्यार्थियों का सबसे ज्यादा भला हुआ। यहां सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि स्टूडेंट लाइफ में हम जीते हैं, पढ़ते भी हैं 18-18 घंटे 12-12 घंटे, और गधों की तरह अपने आप को हम पूरा अपना प्यार दोस्तों रखते हैं। नहाना धोना गया भाड़ में, खाना पीना गया भाड़ में, दे पढ़ाई इस गई भी। तो यहाँ समस्या सबसे बड़ी यही है कि स्मार्टनेस है ही नहीं, रणनीति स्टूडेंट के पास है ही नहीं, टाइमिंग मैनेजमेंट है नहीं, सिलेबस जब तक टीचर नहीं बताएगा तब तक पता ही नहीं है। क्वेश्चन की वैरायटी जो बच्चे को खुद पता होनी चाहिए वो भी टीचर को बतानी पड़ती है। टीचर का काम है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, आपके सिलेबस को आप तक पहुंचाना, और जो पढ़ाए वो पेपर में आए। इसके अलावा टीचर का काम नहीं है, स्टूडेंट का काम है। आप क्या करोगे, वैकेंसी कब आएगी टीचर से पूछोगे, चलो अच्छी बात, लेकिन किसी से भी नहीं पूछना चाहिए, टीचर की तो बात हो। आप अपने आप को तैयार रखो, वैकेंसी तो आएगी और आपके आगे से निकल के चली जाएगी। आप फार्म भरोगे, पेपर भी दोगे, आपका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने वो काम किया ही नहीं जो स्टूडेंट लाइफ में आपको करना था। आपने तमाम वे काम कर दिए जो स्टूडेंट को नहीं करने थे। यही तो समस्या है। एक स्टूडेंट 10 घंटे 8 घंटे 6 घंटे टीवी भी देखना चाहता है,
मोबाइल पे भी बेफालतू की चीजों को भी देखना चाहते हैं, और ये सबसे बड़ी समस्या है। और मैंने यही कहा, विद्यार्थी जीवन साधना का जीवन है, त्याग का जीवन है। जब तक साधना नहीं करोगे, त्याग नहीं करोगे, आपका प्यारे दोस्तों भला होने वाला नहीं है। केवल पढ़ने से भर्ती नहीं होते हैं। साधना का मतलब है कि आपका अपने इंद्रियों पे, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल हो, और आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये पता होना चाहिए। और त्याग का मतलब यह है कि जिनमें आपको मजा आता है, जिसमें आपका मनोरंजन है, आप सहज भाव से बहुत सारा आनंद प्राप्त कर लेते हो, उन चीजों को विद्यार्थी जीवन में नहीं करना होता है। त्याग का मतलब यही है। फिल्म देखने का मन कर रहा है कि नहीं देखेंगे, घर पे शादी है, पेपर नजदीक है, शादी अटेंड नॉर्मल तरीके से करेंगे कि लोगों को लगे कि हाँ ये भी प्रेजेंट था, लेकिन बढ़ चढ़ के लीडरशिप नहीं करेंगे। इलेक्शन हो रहे हैं आपके राज्य में, आपके गांव में, आपके शहर में, वोट डालने जाएंगे, लेकिन राजनीति की कोई बात नहीं करेंगे। इसको त्याग कहते हैं। लेकिन आपके अंदर तो चुल मची हुई है। इलेक्शन होगा, प्रधानमंत्री कोई बनेगा, उप मुख्यमंत्री कोई बनेगा, प्रधान कोई बनेगा, सरपंच कोई बनेगा, लेकिन आप अपना झंडा बुलंद रखोगे ताकि आप पीछे ना रह जाओ। ठीक है, तो आप सुनो, संगीत सुनो यार, एक से एक संगीत है, वो विद्यार्थियों के लिए है। वो ब्रेन को आपको राहत देते हैं, मानसिक तनाव को कम करते हैं, एक अलग तरह की पॉजिटिव एनर्जी पैदा करते हैं शरीर के अंदर। वो तो आप सुनोगे नहीं, दिन में 2-4 भजन सुन लिए, 2-4 गाने सुन लिए। प्यारे दोस्तों, उस तरह का काम आप करोगे नहीं, बेफालतू की चीजें करोगे। जब औरतों की तरह, जैसे औरतें नहीं होती अनपढ़ और वो घर की पूरी जिम्मेदारी से फ्री हो चुकी है। सच्चाई बता रहा हूं, भारत में अनपढ़ लोग ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। पढ़े लिखे तो वास्तव में वो तो दूसरे का छीना झपटी करके इधर उधर से लेके दे के काम चलाने वालों में शामिल है। गांव में जब देखते हैं ना, अनपढ़ लेडीज हैं, पूरे घर को इतना व्यवस्थित रखती हैं, इतना जबरदस्त मैनेजमेंट उसका है कि कुछ भी पास न होने के बावजूद भी बहुत अच्छा परिवार चलाती है। अनपढ़ का मतलब ये नहीं कि वो बुरा हो गया, अनपढ़ का मतलब है कि उसको मौका ही नहीं मिला। भारत में इतने संसाधन थे ही नहीं कि वो हम उसको उस तक पढ़ाई पहुंचा पाए, तो उसके टाइम पे नहीं रहे थे। हम, मैं अपनी दादी की बात कर रहा हूँ, अपनी दादी की उम्र की बात कर रहा हूँ, अपनी मम्मी और उनकी एज की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन उनके घर का मैनेजमेंट देखो आप सब, कितना जबरदस्त है। शादी भी होती है, हारी बीमारी भी आती है, तो भी प्यारे दोस्तों हाय तौबा नहीं मचाते हैं। उन सब चीजों को फेस करके आपको इतना बड़ा कर दिया। उनसे सीखो कि उनकी रणनीति क्या है। आप क्या करोगे, बेफालतू की किताबें पढ़ोगे रणनीति बनाने के लिए, मोटिवेशन के लिए किताब पढ़ोगे। मोटिवेशन किताब पढ़ के नहीं मिलता है। मोटिवेशन तो अपना पिछला अतीत देख लो, वहां से मिलता है मोटिवेशन। थोड़ा सा दूरदर्शी बनो, आगे क्या हो सकता है अगर कामयाब नहीं होंगे, और थोड़ा पीछे देख लो कि किस लिए बड़े हुए थे, पाले पोसे गए थे। उससे बढ़िया मोटिवेशन के कोई नहीं कर सकता आपको। यहाँ समस्या यही है कि आपके जितने भी क्वेश्चन होते हैं वे होते हैं जो स्टूडेंट लाइफ में नहीं करने चाहिए। यहाँ देखो, इसमें राम ने रावण को मारा। अब इसमें मूल क्रिया क्या है, मार। आ क्या आ गया इसमें, आ। और जहां क्रिया के अंत में आ आता है सामान्य भूतकाल। प्रेमचंद्र ने गोदान उपन्यास लिखा, मूल क्रिया क्या है, लिख। लास्ट में क्या आ गया, आ। इसमें मूल क्रिया क्या है, यहां पर गिरा। लास्ट में क्या आ गया, ये। इसमें मूल क्रिया क्या है प्यारे दोस्तों, यहां गिरा। लास्ट में क्या आ गया, ये। इसमें यहां मूल में लास्ट में क्या है, या। और जहां भी या, ये आ हो प्यारे दोस्तों, तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, वो सारे के सारे कहलाते हैं सामान्य भूतकाल। मूल क्रिया होगी धातु, धातु के बाद में आ गया, ई आ गया, या आ गया, ये आ गया। बिजली चली गई, बिजली चली गई, लास्ट में क्या आ गया, ई आ गया। क्लियर। तो आपको ये ध्यान रखना है, जहां भी क्रिया के अंत में आ, ई, या, ये, इनमें से ये दिखाई दे, उसी से आप सामान्य भूतकाल की क्रिया पहचान सकते हो। काल का पता हमें राम रावण से नहीं पता चलेगा, प्रेमचंद्र गोदान से नहीं चलेगा, भारत पाकिस्तान काल नहीं बताएंगे, अमेरिका ईरान भी नहीं बताएंगे। काल बताएगा क्रिया का स्वरूप। तो राम ने रावण को मारा, हमें क्लियर नहीं हो रहा है कि कितना समय बीता है रावण को मारे हुए। कुछ समय बीता है या बहुत समय बीता है या थोड़ी देर पहले कार्य समाप्त हुआ, कुछ भी क्लियर नहीं। तो जहां कार्य की समाप्ति का हमें पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत चुका है, उसको कहते हैं सामान्य भूतकाल की क्रिया। मैं डेफिनेशन अप्लाई कर रहा हूं। पहले आपको किससे बताया, कंडीशन से बताया।
कि कैसे हम मूल क्रिया को पहचान के और उसका जो क्रिया का स्वरूप सामान्य भूतकाल, उससे हम काल पहचान सकते हैं। अब आप डेफिनेशन अप्लाई करो। तो राम ने रावण को मारा कुछ देर पहले, बहुत समय पहले, क्लियर नहीं है। प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास लिखा कितनी देर पहले, क्लियर नहीं है। भारत ने पाकिस्तान पर बम गिराए कितनी देर पहले, क्लियर नहीं है। अमेरिका ने ईरान पर मिसाइल गिराई कितनी देर पहले, क्लियर नहीं है। मैं घर आया कितनी देर हुई घर आए, क्लियर नहीं है। इसी को कहते हैं सामान्य भूतकाल। इसी को क्या कहते हैं, सामान्य भूतकाल। लेकिन प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, इसके बाद दूसरा जो हमारा काल है उसको कहते हैं हम आसन भूत। क्या कहते हैं, आसन भूत। और आसन भूत काल में क्या होता है, आसन भूत के अंतर्गत आसन का अर्थ क्या होता है, आसन का अर्थ निकट, आसन का अर्थ निकट, समीप होता है। जहां भूतकाल में क्रिया की समाप्ति कुछ क्षण पल पहले ही हुई हो, वो क्या कहलाता है, आसन भूत। जो क्रिया बीते हुए समय में आरंभ होकर कुछ देर पहले समाप्त हो गई हो, आसन भूतकाल की क्रिया कहलाती है। मूल क्रिया होगी जिसको हम धातु भी कहते हैं। आ, ई, या, ये का प्रयोग करेंगे और इसके लास्ट में होगा है, हो और हूं। 4 कंडीशन में से किसी एक को याद रख लो, आप आसन भूतकाल की क्रिया को पहचान लोगे। आसन भूतकाल का दूसरा नाम होता है पूर्ण वर्तमान काल। इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्ण वर्तमान। ऑप्शन में वो एक ही देगा, या तो पूर्ण वर्तमान देगा या फिर आसन भूतकाल देगा। दोनों की कंडीशन सेम है, इसीलिए वर्तमान के मूल भेद 3 माने जाते हैं, क्योंकि इसको हम आसन भूतकाल में रखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ क्या है, आसन का अर्थ है निकट। जो वर्तमान के निकट होता है वो आसन भूत कहलाता है, वर्तमान के समीप होता है आसन भूत कहलाता है। जहाँ भूतकाल में क्रिया की समाप्ति कुछ क्षण पहले, कुछ देर पहले हुई हो, वो क्या कहलाता है, आसन भूत। जो क्रिया बीते हुए समय में आरंभ होकर कुछ देर पहले समाप्त हो गई हो, वो कहलाती है आसन भूत। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस सेंटेंस में कार्य की समाप्ति का पता चलता है कि कितनी देर पहले हुआ, जबकि सामान्य भूतकाल में पता नहीं चलता है। तो जहाँ कार्य कुछ देर, कुछ क्षण पहले समाप्त हुआ हो, उसी को कहते हैं आसन भूत। मूल क्रिया होगी अर्थात धातु आ, ई, या, ये में से कोई एक लगेगा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, सामान्य भूतकाल की क्रिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सामान्य भूतकाल की क्रिया में सामान्य भूत की क्रिया में है, हो, हूं जोड़ने पर आसन भूतकाल की क्रिया बनती है। आसन भूतकाल की क्रिया बन जाती है। क्लियर, यही तो है। यहाँ तक क्या है, ये यहाँ तक सामान्य भूतकाल है, क्योंकि मूल क्रिया धातु आई। लेकिन यहाँ पे अगर किसी भी भूतकाल के सेंटेंस में अंत में है, हो, हूं लगा हो,
आंखें बंद आसन भूत। क्लियर? क्योंकि भूत काल में कभी भी है हो हूं का प्रयोग नहीं होता है हो हूं तो वर्तमान को बताता है, था थे थी भूतकाल को बताता है। अगर वो भूतकाल सेंटेंस में है हो हूं आया है और वहां प्यारे दोस्तों आसन भूत कह रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आसन भूत की पहचान ही हम है हो हूं के द्वारा करते हैं। अब ये सारे के सारे सेंटेंस आपके किसके हैं? ये सारे के सारे सेंटेंस प्यारे दोस्तों आपके सामान्य भूतकाल के थे, लेकिन मैं अब इसको क्या बनाता हूं, आसन भूतकाल के सेंटेंस बनाता हूं। आसन भूतकाल कैसे बन जाएंगे आसन भूतकाल के सेंटेंस? यहां इसी सेंटेंस में मैं यहां पे जोड़ देता हूं, राम ने रावण को मारा है, राम ने रावण को मारा है, तो ये क्या बन गया प्यारे दोस्तों? आसन भूतकाल। प्रेमचंद्र ने गोदान उपन्यास लिखा है, क्या बन गया? आसन भूतकाल। भारत ने पाकिस्तान पर बम गिराए हैं, ये क्या बन गया? आसन भूतकाल। अमेरिका ने ईरान पर मिसाइल गिराई है, तो ये क्या बन गया? आसन भूतकाल। मैं घर आया हूं, तो ये क्या बन गया प्यारे दोस्तों? आसन भूतकाल। कुछ समझ में आया? तो अगर यहां तक दोनों चीजें समझ में आ गई है तो एक बार आप ओके कीजिए, यस कीजिए। तो ये क्या है प्यारे दोस्तों? जब भी हम सामान्य भूतकाल की क्रिया के अंदर है हो हूं जोड़ देते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? आसन भूत। तो ये सारे के सारे क्या बन गए? हमारे आसन भूतकाल के सेंटेंस बन गए। क्या बन गए? आसन भूतकाल के सेंटेंस। तीसरा जो हमारा होता है वो होता है प्यारे दोस्तों पूर्ण भूतकाल। क्या होता है? पूर्ण भूतकाल या पूर्ण भूत। तो पूर्ण भूत की पहचान क्या है? पूर्ण भूत की पहचान ये है, भूतकाल में कार्य को समाप्त हुए क्रिया के जिस रूप से भूत काल में कार्य को समाप्त हुए एक लंबा समय गुजर चुका हो, जहां कार्य की समाप्ति बहुत पहले हो चुकी हो, बहुत पहले हो चुकी हो, वो क्या कहलाता है? पूर्ण भूतकाल। तीसरा मूल क्रिया होगी, मूल क्रिया में आ लगाएंगे, ई लगाएंगे या ये लगाएंगे और इसके बाद में क्या कर देंगे? था थे थी जोड़ देंगे, तो वो क्या बन जाता है? पूर्ण भूत बन जाता है। वो क्या बन जाता है? पूर्ण भूत। तो यानी कि यहाँ पर प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? ये सामान्य भूतकाल की क्रिया है। ये क्या है? सामान्य भूतकाल। अगर सामान्य भूतकाल की क्रिया में अगर हम था थे थी जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाते हैं प्यारे दोस्तों? वो पूर्ण भूतकाल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पूर्ण भूतकाल। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूं मीरा ने खाना खाया था, तो मीरा ने खाना खाया था, तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ये था बता रहा है हमें पूर्णता को और ये या बता रहा है हमें भूतकाल को। क्यों? क्योंकि ये या का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? भूतकाल में करते हैं। मूल क्रिया क्या है? मूल क्रिया है खा में क्या आया है? या। मूल क्रिया आ गई हमारी खा, इसके बाद आ गया या के बाद क्या लगा? था बताता है पूर्ण को, या बताता है भूत को, तो ये क्या कहलाया? पूर्ण भूत कहलाया। क्या कहलाया? पूर्ण भूत कहलाया। अब मुझे ये सारे सेंटेंस जो हैं पूर्ण भूत के बनाने हैं, तो मैं क्या करूंगा? मैं इन सारे सेंटेंस में से ये चीजें हटाई और प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, घर आया तो यहाँ क्या कर दूंगा? राम ने रावण को
राम ने रावण को मारा था। प्रेमचंद्र ने गोदान उपन्यास लिखा था। ठीक है, भारत ने पाकिस्तान पर बम गिराए थे। अमेरिका ने ईरान पर मिसाइल गिराई थी और यहाँ में घर आया था। अब ये सारे के सारे किसके सेंटेंस बन गए? सारे के सारे सेंटेंस बन गए पूर्ण भूतकाल के, पूर्ण भूतकाल के बन गए। वो एक ही सेंटेंस से समझो ना आप सारी चीजें, क्योंकि जब वो सेंटेंस को परिवर्तित करवाएगा तब भी तो आपको यही काम करना है। सामान्य भूत को आसन भूत में बदलवाएगा, है हो हूं लगा दो, सामान्य भूत आसन भूत में बदल गया। अगर आसन भूत को प्यारे दोस्तों पूर्ण भूत में बदला है हो हूं को हटाओ, था थे थी लगा दो तो पूर्ण भूत हो गया। तो क्या कहलाया? पूर्ण भूत। तो ये वहां पे क्रिया का ही तो स्वरूप चेंज करना है आपको। तो ये सारी की सारी चीजें किसकी थी? हमारी ये थी पूर्ण भूतकाल की। चलो जी, अब इसके बाद चौथा क्या है हमारा? अपूर्ण भूतकाल। क्या है? अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल कहाँ होगा? अपूर्ण भूतकाल क्रिया बीते हुए समय में आरंभ तो हुई थी परंतु पूरी नहीं हो पाई। वो क्या कहलाता है? अपूर्ण भूत। जहां भूतकाल में कार्य में अपूर्णता, भूतकाल में कार्य में अपूर्णता प्रकट हो, वो क्या कहलाता है? अपूर्ण भूतकाल। तीसरी कंडीशन, मूल क्रिया होगी, रहा रही रहे अपूर्णता को प्रकट करने के लिए आएंगे। था थे और थी का प्रयोग होगा। अब कंडीशन समझो, ये क्या बताएंगे? ये बताएंगे अपूर्णता को, और ये क्या बताएंगे? था थे थी। ये बताएंगे भूत को। तो ये क्या बन गया? ये बन गया अपूर्ण भूतकाल। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, ये क्या बन गया? अपूर्ण भूतकाल बन गया। तो यहाँ पर क्या है कि क्रिया बीते हुए समय में आरंभ तो हुई थी परंतु पूरी नहीं। जब बीते हुए समय में हुई थी तो भूतकाल कहलाएगा, और जब पूरी नहीं हुई तो इसका मतलब क्या हुआ? जब पूरी नहीं हुई तो वह अपूर्ण कहलाया। तो ऐसे अपूर्ण वर्तमान भी होता है। अपूर्ण वर्तमान में क्या होता है? रहा है, रही है, ठीक है, तो का प्रयोग। और यहाँ क्या होगा? रहा था, रही थी और रहे था। तो था थे थी हमें भूतकाल को बताता है और रहा रही हमें अपूर्ण को बताता है। अब इन्हीं सेंटेंस को मुझे क्या करना है प्यारे दोस्तों? बदलना है। चलो अलग ले लेते हैं, बार बार इन्हीं को नहीं लेते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ये सेंटेंस हुए हमारे। इसके बाद मीरा खाना खा रही थी, बच्चे खेल रहे थे, हवा बह रही थी, समुद्र उफन रहा था, दूध उबल रहा था। यहाँ पे क्या हो गया? ये इसमें प्यारे दोस्तों ये रही, रहे, रही, रहा, रही अपूर्णता को, और था थे थी क्या बताते हैं? भूतकाल को। तो इसीलिए सारे के सारे सेंटेंस हमारे क्या कहलाए? अपूर्ण भूतकाल के कहलाए। किसके कहलाए? अपूर्ण भूतकाल के सेंटेंस कहलाए सारे। क्या बन गए? अपूर्ण भूतकाल के सेंटेंस हो गए सारे के सारे। तो ये आपको यहाँ हमें मीरा खाना से मतलब नहीं है,
अरे यहाँ क्रिया क्या है, यहाँ खा है मूल क्रिया, इसमें यहाँ खेल है, इसमें बह है, इसमें उफन है, इसमें उबल रहे हैं। तो ये तो थी हमारी मूल क्रियाएं। इसके साथ क्या आई हमारी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया में क्या है, रहा रही रहे। रहा रही हमें किसे बताते हैं, रहा रही रहे हमें अपूर्णता को बताएंगे। तो रहा रही और रहे का प्रयोग किसके लिए कर रहे थे, अपूर्ण को। भूतकाल को कौन बता रहा था, रहा था, रही थी, रहे थे। तो ये सब हमें क्या बता रहे हैं, ये अपूर्ण भूतकाल को बता रहे हैं। अगर मैं यहाँ है हो हूं लगा दूं तो ये क्या कहलाएगा, ये अपूर्ण वर्तमान बन जाएगा। ये सारे के सारे सेंटेंस क्या बन जाएंगे, अपूर्ण वर्तमान के बन जाएंगे। 4 हो गए। 5वां देखिए जी, संदिग्ध भूतकाल। क्या हो गया, संदिग्ध भूतकाल। क्या होगा संदिग्ध भूतकाल में, भूतकाल में क्रिया के, भूतकाल में क्रिया के होने में संदेह प्रकट होता है। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से हमें भूतकाल में हुए कार्य में संदेह हो, सामान्य भूतकाल की क्रिया में होगा, होगी, होगे जोड़ने पर, होगा होगी होगे जोड़ने पर संदिग्ध भूतकाल की क्रिया बनती है। संदिग्ध भूतकाल की क्रिया बनती है। क्लियर। चलो जी, 4th क्या होगा, मूल क्रिया होगी। मूल क्रिया में आ लगाओगे, ई लगाओगे, या ये लगाओगे और इसके बाद में होगा, होगी और होंगे का प्रयोग करोगे तो वो क्या बन जाएगा, संदिग्ध भूतकाल बन जाएगा। इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसी को हम कह सकते हैं सामान्य भूतकाल की क्रिया प्लस होगा, होगी और होंगे। क्लियर। 5 में से केवल एक कंडीशन याद रखनी है। ये तो मैंने जानबूझ के आपको लिखवाई कि अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नता के बच्चे होते हैं, आप सब में अलग अलग लेवल है। कोई पहली कंडीशन से समझेगा कि भूतकाल में क्रिया के होने में जहां संदेह प्रकट हो वो क्या कहलाता है, संदिग्ध भूत। कोई इससे पहचानेगा क्रिया के जिस रूप से हमें भूतकाल में हुए कार्य में संदेह हो रहा हो, संदिग्ध भूत। सामान्य भूतकाल की क्रिया में होगा होगी जोड़ने पर संदिग्ध भूतकाल की क्रिया बन जाती है। कोई इससे समझेगा मूल क्रिया के बाद आ ई ए या ये ई हो तो वो सेंटेंस भूतकाल का होता है, और वो होगा होगी होगे लग जाएंगे तो वो संदिग्ध का हो जाएगा। ये आ ई या ये जी बताएंगे हमें भूतकाल को, और ये होगा होगी होगे बताएंगे हमें संदिग्ध को। इसको बताएंगे संदिग्ध। तो बिना होगा होगी होगे के संदिग्धता पैदा हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर ये जो होगा है, ये होगी और ये होंगे, ये आपको संदिग्धता बता रहे हैं। और सेंटेंस के में मूल क्रिया में जो आ ई या ये आते हैं वो भूतकाल को बता रहे हैं। क्लियर। जैसे राम ने
रावण को मारा होगा। क्रिया भूतकाल में हुई लेकिन संदेह हो गया। प्रेमचंद्र ने गोदान उपन्यास लिखा होगा। मीरा ने खाना खाया होगा। बच्चे स्कूल गए होंगे। अमेरिका ने मिसाइल गिराई होगी। भारत ने बम गिराए होंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया? होंगे, होंगी, होंगे, होगा। क्लियर? इसमें क्या है? यहाँ पर इसमें इससे पहले क्या है? यहाँ ये या, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? तो जहां भी प्यारे दोस्तों आ गया या उसके बाद या ये जी आ गया, होगा, होगी, होंगे, होगा, तो ये सारे के सारे क्या बन गए? वे सारे के सारे बन गए हमारे संदिग्ध भूतकाल। क्या बन गए? संदिग्ध भूतकाल के सेंटेंस बन गए। क्लियर? अगर यहां तक चीजें क्लियर हैं और सब कुछ समझ में आ रहा है तो एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए, और जिसका जो डाउट है वो डाउट पूछिए। लास्ट है भूतकाल का भेद। हेतु मद भूतकाल। क्या है? हेतु मद भूतकाल कहाँ होगा? मिश्र वाक्य के वे सभी उदाहरण जिनमें दोनों क्रियाएं भूतकाल की हो। दोनों क्रियाएं भूतकाल की हो। दूसरा, जहां किसी वाक्य में दो क्रियाएं परस्पर निर्भर आश्रित हो, परंतु दोनों भूतकाल की क्रिया हो। जहां एक कार्य के होने से दूसरे कार्य का होना पाया जाए, लेकिन दोनों कार्य भूत काल में
हुए हो। कुछ समझ में आया दोनों में क्या अंतर है? एक तो है हेतु हेतु भविष्य, एक है हेतु हेतु भूतकाल। हेतु हेतु भूतकाल में क्या होगा, क्रिया बीते हुए समय में होगी। दो क्रिया जरूर होगी, लेकिन दोनों क्रिया बीते हुए समय की होगी। जैसे यदि परिश्रम करते तो सफल हो जाते। वह बम्बई नहीं जाता तो विस्फोट में नहीं मरता। यदि बारिश हो जाती तो फसल अच्छी होती। वह व्यायाम करता तो उसका पेट बाहर तो उसकी तोंद बाहर नहीं निकलती। समय पर उठता तो वह बीमार नहीं होता। कुछ समझ में आया क्या है इसमें? तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, यदि परिश्रम करते, देखो एक तो जो हेतु हेतु भविष्य होता है उसमें यहाँ गा गे गी होते हैं, जबकि इसमें क्या है ते, इसमें भी ते, ता, इसमें भी ता, यहाँ ती, यहाँ पे भी थी, यहाँ ता, यहाँ पे भी थी, यहाँ ता, यहाँ पे भी था। भविष्यत काल में जो हेतु हेतु भविष्यत होता है उसमें भी दो क्रिया होती है, दोनों डिपेंड होती है, निर्भर होती है, आश्रित होती है। एक कार्य के होने से दूसरे कार्य का होना पाया जाता है, लेकिन दोनों क्रिया आने वाले समय में संपन्न होती है। यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, तो यहां करोगे तो क्या आया लास्ट में गे, तो ऐसे उसमें गा गे गी होता है और इसमें ता ते ती का प्रयोग होता है। मिश्र वाक्य के उदाहरण ये भी है, मिश्र वाक्य के उदाहरण वो भी है हेतु हेतु भूतकाल के, और मैं ऑलरेडी ये पढ़ा चुका हूं वाक्य के अंदर। उस समय बताया था कि सारे टॉपिक एक दूसरे पर डिपेंड है। तो यहाँ हेतु हेतु भूत और हेतु हेतु भविष्य को पहचानना आसान है। अब मान के चलो इनमें से कोई एक दिया है और सेंटेंस में दो क्रिया है, तो समझ लो हेतु हेतु भूत होगा या हेतु हेतु भविष्य होगा। भाई ऑप्शन में एक ही तो दिया है, या तो हेतु हेतु भूत दिया है या हेतु हेतु भविष्य, आपको नहीं पता चल रहा है। लेकिन आप ये देखो सेंटेंस में दो क्रिया है कि नहीं है, सेंटेंस मिश्र वाक्य का है कि नहीं है। अगर सेंटेंस मिश्र वाक्य का है तो वो हेतु हेतु जरूर होगा, अगर उसमें क्रिया भूतकाल की है तो हेतु हेतु भूतकाल होगा, और क्रिया आने वाले समय में होगी तो वो हेतु हेतु भविष्य होगा। यदि परिश्रम करते तो सफल हो जाते। कब करते परिश्रम? भूतकाल में। सफल कब होते? भूतकाल में। वह मुंबई नहीं जाता, इसका मतलब गया कब? भूतकाल में। विस्फोट में नहीं मरता, मर भी गया कब? भूतकाल में। यदि बारिश हो जाती कब? भूतकाल में। फसल अच्छी हो जाती कब? भूतकाल में, इनकी पहले समय में। वह व्यायाम करता कब? पहले करता, उसकी तोंद नहीं निकलती। तो अगर वो पहले व्यायाम करता भूतकाल में तो आज उसकी तोंद नहीं निकलती। समय पर उठता तो वह बीमार नहीं होता। तो प्यारे दोस्तों भूतकाल में समय पे उठा नहीं, इसलिए यहाँ पे बीमार हो गया।
तो यहाँ दो क्रियाएं हैं और दोनों एक दूसरे पर क्या है प्यारे दोस्तों, डिपेंड है। तो जहां दो क्रियाएं हैं दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है और दोनों क्रिया भूतकाल की है, बीते हुए समय में होने की प्यारे दोस्तों उसके अंदर कंडीशन है, तो वे सारे के सारे हमारे हेतु हेतु भूतकाल कहलाते हैं। हेतु हेतु भूतकाल देखो क्या है, मिश्र वाक्य के वे सभी उदाहरण जिनमें दो क्रियाएं भूतकाल की हो, जिनमें दो क्रियाएं क्या हो, भूतकाल की। क्रिया तो दो रहेगी, वो तो हेतु हेतु भविष्य में भी रहती है, लेकिन यहाँ भूतकाल की होगी। जहाँ क्रिया वाक्य में दो क्रियाएं, अच्छा जहाँ किसी वाक्य में दो क्रियाएं परस्पर निर्भर आश्रित हो परंतु दोनों भूतकाल की हो, यहाँ परंतु का प्रयोग किया गया है, परंतु दोनों भूतकाल की हो, क्योंकि दोनों क्रियाएं परस्पर निर्भर आश्रित तो हेतु हेतु भविष्य में भी होती है। जहां एक कार्य के होने से दूसरे कार्य का होना पाया जाए, लेकिन दोनों कार्य भूतकाल में हुए हो, दोनों कार्य, तो यहाँ लेकिन और परंतु पे थोड़ा ध्यान करना है। एक हेतु का अर्थ होता है कारण और दूसरे हेतु का अर्थ होता है कार्य। जहां कोई कार्य किसी कारण पर डिपेंड करता हो उसको हम हेतु हेतु कहते हैं, और वो भूतकाल में हुआ हो तो उसको हेतु हेतु भूतकाल कहते हैं, और वो भविष्यत काल में हुआ हो तो उसको हेतु हेतु भविष्यत काल कहते हैं। तो ये थे प्यारे दोस्तों आपका संदिग्ध भूतकाल, और ये है आपका हेतु हेतु मद भूतकाल। आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जब हम ने का प्रयोग कर रहे हैं, इसमें किसका प्रयोग कर रहे हैं, जब कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है तो वो भूतकाल का सेंटेंस होता है, लेकिन मैंने यहाँ इसमें प्रयोग नहीं किया है, ये भी भूतकाल का तो हमेशा नहीं होता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, यहाँ राम, प्रेमचंद्र, मीरा, अमेरिका, भारत सब करता है, तो जब जब कर्ता के साथ हम ने लगा लेंगे तो क्रिया ऑटोमेटिक भूतकाल की हो जाएगी। बात समझ में आई? कर्ता के साथ जब जब नहीं आएगा तो क्रिया क्या होगी, भूतकाल की होगी। तो राम ने रावण को मारा, अगर हम इतना ले रहे हैं तो क्या है, सामान्य भूतकाल। होगा लगा दिया तो क्या हो गया, संदिग्ध भूतकाल। तो एक ही सेंटेंस को पकड़ो और उसी से सब कुछ हो जाएगा। जैसे अगर मैं कह रहा हूं राम ने रावण को मारा, सामान्य क्या कहलाया प्यारे दोस्तों, भूतकाल। और राम ने रावण को मारा है, ये क्या कहलाया, आसन भूतकाल। राम ने रावण को मारा था, पूर्ण भूतकाल, क्या है, पूर्ण भूतकाल। राम रावण को मार रहा था, ये क्या कहलाया, अपूर्ण भूतकाल। राम ने रावण को मारा होगा, ये क्या है प्यारे दोस्तों, संदिग्ध भूतकाल है। इस तरीके से एक ही सेंटेंस से आप सारे कालों को बहुत ही अच्छी तरीके से पहचान सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर प्यारे दोस्तों दूसरी कंडीशन क्या बताया कि यहाँ ता ते थी का प्रयोग होगा, क्रिया भूतकाल की है, क्रिया भूतकाल की है तो हेतु हेतु भूत होगा, मिश्र वाक्य है। और ऐसे ही प्यारे दोस्तों आपको हेतु हेतु भविष्य को भी पहचानना है। तो ये हो गया आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट। तो वाक्य, वाच्य और काल हमने तीनों ये पढ़ लिए हैं। इसके बाद प्यारे दोस्तों कल तो आपकी क्लास नहीं होगी क्योंकि कल तो सैटरडे है, ठीक है। तो आपकी क्लास होगी मंडे को, और मंडे को प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है हम लेंगे एक नया टॉपिक। और सभी दोस्तों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जो बाद में जुड़े हैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, और साथ के साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है। नए स्टूडेंट जो कुछ बाद में जुड़े हैं उनके लिए बता देता हूँ प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हिंदी बाई अरुण सर एक यूट्यूब चैनल है मेरा, हिंदी बाई यहाँ पर मैं रोज प्रैक्टिस कराता हूँ। आज जो 9:30 बजे क्लास होगी इसमें आज का टॉपिक सरनाम रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है हिंदी बाई अरुण सर पर। लेकिन इससे पहले चूंकि मैं यूट्यूब पे पिछले 3 महीने से पढ़ा रहा हूँ, और जो मेरे पेड कोर्स में जो बच्चे हैं हिंदी स्पेशल के, उनके लिए मैंने यूट्यूब बनाया था। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ अगर मैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करूंगा तो कम से कम 6 महीने में जाके हमारी हिंदी कंप्लीट होगी, और 6 महीने कोई भी हिंदी पढ़ना नहीं चाहता है। इसीलिए आपको मैंने 2 चीजें दी है, एक तो आप प्रैक्टिस बैच खरीदो, तब आपकी इन सब की जितने भी मैं 50 टॉपिक आपको कराता हूँ इन सब की प्रैक्टिस करा पाओगे आप। लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर आपको नहीं प्रैक्टिस बैच लेना है
तो आप हिंदी बाई अरुण सर पे जाइए और वहां टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हैं टॉपिक वाइज कीजिए, मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मिक्स क्वेश्चन की कीजिए। और कोशिश कीजिए जो नए स्टूडेंट है जिनका हाल फिलहाल एग्जाम नहीं है वो लाइव रहने की कोशिश करें, क्योंकि लाइव में भीड़ में बैठ के जब तैयारी होती है तो उसका अपना प्यार दोस्तों एक अलग जलवा होता है। और जब हम अकेले बैठ के चीजों को सुन के करते हैं, क्योंकि सुन तो आप यहाँ भी रहे हो, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब आपको आवश्यकता हो आप उसको रिवीजन के रूप में भी ले सकते हैं। वहां से आप अपने कॉन्सेप्ट को प्यार दोस्तों जो आपने समझा है उसको इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। अब मैंने 3 टॉपिक जो अभी कराए आपको, एक वाक्य का, एक वाच्य का और एक काल का, हिंदी बाई अरुण सर पे तीनों के 60-60 क्वेश्चन पड़े हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन की वेराइटी भी है। अब ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद वहां पे क्वेश्चन करो, ठीक है। इसके बाद आपको जो पीडीएफ मिली है वाक्य की, वाच्य की और काल की, उन पीडीएफ में बिना आंसर की को देखे आपको सारे क्वेश्चन करना है। बहुत सारी पीडीएफ ऐसी हैं जो मैं टेस्ट फॉर्मेट में दिया हूं, जिनकी मैं आंसर की नहीं दिया हूं और ना दूंगा। वो केवल और केवल आपको करने हैं, उनका आंसर आपको निकालना है। क्योंकि जब उसका आंसर सोल्यूशन दे देते हैं तो आप रट्टा मारते हो, आप खुद नहीं करते। मैंने सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए, इसी कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करना है, इसी कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करना है 2 जगह। एक तो जो पीडीएफ दी गई है वहां पे, और जब पीडीएफ से आपको मजा नहीं आता है या नहीं करना चाहते, सीधे जाइए वीडियो सुनिए और वहां पे मेरे आंसर देने से पहले आप अपना आंसर लिखिए, तब जाके वहां पे फायदा होगा आपको। और उसमें एक तो सुपर 60 सीरीज थी जिसमें मैंने 60-60 क्वेश्चन दिए हर टॉपिक के, फिर एक मिक्स क्वेश्चन की सीरीज रही है उसके अंदर प्यारे दोस्तों, फिर तमाम तरह की मैराथन रही है। लेकिन आज की जो 9:30 बजे जो क्लास हुई थी उस वाली क्लास को, जो कल शाम को हुई थी उस वाली क्लास को जरूर सुनना। क्यों? क्योंकि उसमें हर तरह के क्वेश्चंस की वैरायटी, मिक्स क्वेश्चन है, उसी तरह का पेपर आएगा। उससे आपको 3 चीजें क्लियर होगी। एक तो आपको सिलेबस समझ में आ जाएगा, हाल फिलहाल पूछे जाने वाले क्वेश्चन की वैरायटी का पता चल जाएगा, और आपको अपनी तैयारी का पता चल जाएगा कि आप अपनी तैयारी किस लेवल पर कर रहे हो। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, बाकी मिलते हैं मंडे को एक नए टॉपिक के साथ।